हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछली वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताना शुरू किया है और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था 345 ईसा पूर्व में, और कब वो राजगद्दी पर बैठा था 322 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, और 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बिंदुसार बैठ गया। और बिंदुसार को जो है अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार जो है वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वानों के अनुसार बिंदुसार 16 राज्यों का विजेता था, और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी, और जिसका प्रधान खलाटक था। मतलब 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद होती थी बिंदुसार के राज्य में, और उसका प्रधान खलाटक था। बिंदुसार के बाद बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो अशोक महान हुआ। यानी कि मगध की राजगद्दी पर जो बैठा था वो अशोक महान बैठा था, और अशोक महान जो है वो 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। और अशोक की माता का नाम शुभदांगी था। जब अशोक महान गद्दी पर बैठा, मगध की राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक महान ने अपने अभिषेक के बाद, यानी कि मगध की राजगद्दी पर बैठने के बाद 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, और कलिंग की राजधानी पर अधिकार कर लिया था। कलिंग की राजधानी तोसली। और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, क्योंकि वो अशोक महान ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक जो है बौद्ध धर्म में जो गया था, उससे पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और शैव धर्म का उपासक था, यानी कि शैव धर्म की पूजा करता था। अशोक महान ने आजीविकों को रहने के लिए पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवा के दिया था, और उन गुफाओं के नाम रखे गए थे कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। अशोक महान ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, जिनके नाम महेंद्र और संघमित्रा थे। और बौद्ध परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक महान द्वारा ही किया गया था। सब प्रथम शिलालेख अशोक महान द्वारा ही लिखे गए थे। अशोक महान के शिलालेखों में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी उस समय। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में पादेत्री पेंथेलर ने की थी, और शिलालेखों की संख्या 14 यानी कि 14 है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की पहली सफलता 1837 यानी कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई हैं, और ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था,
दिल्ली टोपरा यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। मेरठ का स्थित स्तंभलेख जिसे दिल्ली ले जाया गया है, फिरोज शाह से दिल्ली ले गया। रामपुरवा का स्तंभलेख जो कि बिहार में चंपारण में स्थित है। लोरिया अरेराज स्तंभलेख ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। लोरिया नंदनगढ़ जो है वो चंपारण बिहार में स्थित है। तो ये इसके 6 स्तंभलेख हैं। अशोक महान का 7वां अभिलेख, अशोक महान का 7वां अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख है, जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। और जो सबसे छोटा है स्तंभलेख है वो रुम्मीदेई है। मतलब ये स्तंभ लेख है। रानी का अभिलेख जो है स्तंभ लेख है और सबसे बड़ा है, और जो सबसे छोटा है वो रुम्मीदेई है। अशोक महान के द्वारा प्रथम पृथक शिलालेख में घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अभी अशोक महान के बारे में और बहुत कुछ रह गया है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज मैं इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ। सभी जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं लाइक करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं पूरी लुसेंट की बुक डाल सकूं और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ये बहुत उपयोगी रहेगी आगे चल के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। गुड लक स्टूडेंट्स।